नमस्कार। किताबी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किताबी दुनिया की श्रृंखला किसान और किसानी में आज हम लेकर आए हैं लेखककार हर भगवान चावला की कहानी पानी। इस कहानी के माध्यम से रचनाकार ने पानी की होने वाली कमी और बर्बादी को रेखांकित करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ उन्होंने पानी के प्रति लोगों और सरकार के रवैये को भी बताने का प्रयास किया है। तो आइए सुनते हैं उनकी ये रचना पानी। जसवंत सिंह ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। फोन पर मिली यह खबर स्तब्ध कर देने वाली थी। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस खबर से मैं जितना दुखी हूँ उससे ज्यादा हैरान हूँ। क्या किसानों की आत्महत्याओं की विकट श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ गई? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जितना मैं उन्हें जानता हूँ उनका उधार लेने में यकीन नहीं था, परिस्थिति चाहे जैसी हो। 2 बेटियों तथा एक बेटे की शादी में भी कर्ज नहीं लिया। रूखी सूखी खाई पर चादर के बाहर पांव नहीं फैलाए। उनसे कहीं कम हैसियत वाले लोग किश्तों पर मोटरसाइकिल ले आए थे, पर उनके पास वही पुरानी साइकिल थी जिस पर चढ़कर वे खेत जाया करते थे। सुना तो यह भी था कि वे ब्याज पर पैसा देते हैं। फिर आखिर क्या कारण रहा होगा? 70 की उम्र में आत्महत्या प्रवाद का विषय तो बनती ही है। गांव पहुंचकर शायद कोई कारण पता चले। अभी बहुत बेचैनी से बस की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जसवंत सिंह मुझसे करीब 15 साल बड़े थे। उनके पास 12 एकड़ जमीन थी। संसार में घट रही हर घटना पर उनकी नजर रहती थी। हर घटना पर वे तर्कसंगत प्रतिक्रिया देते थे। उनकी विवेकपूर्ण संवेदनशीलता ने ही मुझे उनकी ओर आकर्षित किया था, और उम्र में एक पीढ़ी का अंतर होते हुए भी हम दोस्त हो गए थे। ठहरिए, उनके बारे में जानने से पहले आप हमारे गांव के बारे में जान लें, क्योंकि गांव को जाने बिना उन्हें अच्छी तरह जाना नहीं जा सकता। हरियाणा राज्य का धुर पश्चिम जिला है सिरसा। इस जिले में के उत्तर में पंजाब है। पंजाब का यह हिस्सा भाखड़ा बांध बनने से पहले रेगिस्तान हुआ करता था। जिले के दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान है। राजस्थान का यह हिस्सा भी रेगिस्तान था। जहां तक नजर जाती, हाथी के कद से भी ऊंचे टीले नजर आते। पर राजस्थान नहर आने के बाद इस इलाके की तस्वीर बदल गई। भाखड़ा का पानी मिलने के बाद तस्वीर तो हरियाणा के सबसे कम बारिश वाले जिले सिरसा की भी बदली। पर इसी जिले में 14-15 गांवों का समूह ऐसा है जो आज भी पानी की भयंकर कमी से त्रस्त है। बादल तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इतने निढाल हो चुके होते हैं कि कपड़े निचोड़ने लायक पानी भी उनमें नहीं बचा होता। किसी किसी साल बादल खूब बरसते भी थे। तब ऐसा लगता था जैसे बादलों को हम पर दया आ गई है और उन्होंने किसी और के हिस्से का पानी हमारे गांव पे बरसा दिया है। जिस साल ऐसा होता था, कोठे चने के पीले भूरे दानों से भर जाते थे। ऐसा कभी कभी ही होता था, अक्सर तो सूखा ही पड़ता था। सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत कष्ट सहे होंगे। इतना तो मैंने भी बचपन में देखा है कि पीने के पानी के लिए सारा गांव एक जोहड़ पर निर्भर हुआ करता था। बारिश होती तो जोहड़ भर जाता। यही पानी 9 महीने लोगों और ऊंटों की प्यास बुझाता। शहर के लोग शायद न जानते हो कि ऊंट पानी को खराब नहीं करते। उनका पानी पीने का तरीका मनुष्यों से भी ज्यादा सलीकेदार होता है। बाकी पशुओं के लिए एक अलग जोहड़ था। अप्रैल में पानी खत्म हो जाता और फिर शुरू होती जल यात्राएं। ऊंटों पर एक ढांचा लादा जाता। ढांचे में 4 घड़े रखने की जगह होती। तब तक ट्रैक्टर का चलन नहीं हुआ था। ऊंटों का काफिला 18-20 किलोमीटर दूर भाखड़ा नहर, जो कुछ ही समय पहले अस्तित्व में आई थी, पर पहुंचता। पहले तो सब नहाते धोते ताकि उनके द्वारा ले जाए जाने वाले पानी का वह हिस्सा तो बच जाए जो उनके नहाने पर खर्च होता। वे जितनी देर वहां रहते लगातार पानी पीते रहते और कल्पना करते कि काश कोई छोटी सी नहर उनके गांव में भी हो। इस गांव में भी माइनर से ही पानी आया। यह माइनर कुल 3-1 फुट चौड़ा और लगभग इतना ही गहरा था। इस माइनर में महीने में 7 दिन पानी चलता। इस माइनर से पीने के पानी की समस्या कम हो गई और 21वीं सदी आरंभ होते होते गांव में वाटर वर्क्स बन गया। नलों के जरिए घरों तक पानी की आपूर्ति होने लगी। खेतों के लिए यह पानी नितांत अपर्याप्त था।
फिर भी इतना सा नहरी पानी वरदान की तरह आया था। इस पानी ने लोगों की सोच को बदल दिया। उनका खेती के प्रति रुझान बढ़ा। टीलों को समतल जमीनों में बदलने का सिलसिला आरंभ हुआ। 2005 आते आते तो टीले समाप्त प्राय ही हो गए। इसी समय के आसपास ट्यूबवेल भी लगने लगे। यद्यपि भूमिगत जल चोए का है और कृषि के लिए बहुत अच्छा नहीं है, पर जल तो है ना। नहरी पानी के लिए इस इलाके के लोगों ने बहुत संघर्ष किए हैं। हर चुनाव में नेता लोग इस इलाके के लिए भाखड़ा नहर से एक स्पेशल नहर निकालने का वादा करते थे और चुनाव के बाद इस नायाब शस्त्र को अजायब घर में रख देते हैं ताकि अगले चुनाव में इसकी धार ज्यों की त्यों बनी रहे। नई नहर तो जब आएगी तब आएगी, पर अब तो इन्हीं नेताओं के परिवारों या उनकी शह पाए प्रभावशाली लोग इस थोड़े से पानी को भी यहाँ तक नहीं पहुंचने देना चाहते। पीछे माइनर में पाइपें डालकर सरेआम पानी की चोरी होती है। कई बार चोरी को लेकर खूनी संघर्ष हो चुके हैं। जसवंत सिंह जी अक्सर कहते थे कि हम किसी सभ्य समाज में नहीं, खूंखार जानवरों से भरे जंगल में रह रहे हैं और इस जंगल में हमारी हैसियत हर वक्त शेरों की आशंका से डरे हिरणों जैसी है। मैं और जसवंत सिंह जी जब भी मिलते, हमारी बातचीत का केंद्र पानी ही होता। पिछले 15-20 सालों में जलवायु में बहुत तेजी से परिवर्तन हुए थे। बारिश की मात्रा लगातार कम हो रही थी। सावन की झड़ी नाम की तो चीज गायब ही हो गई थी। बादल अचानक बनते, बहुत ज्यादा गरजते, थोड़ा बनते, थोड़ा बरसते, फिर गायब हो जाते और धूप चिलचिलाने लगती। सावन में भी ठंडक का एहसास तक नहीं होता। सावन भादों में महसूस होने वाली आर्द्र सनसनी तो जैसे अस्तित्व ही खो चुकी थी। मैंने महसूस किया कि पानी के मुद्दे को लेकर वे बहुत संवेदनशील होते जा रहे थे। असल में विश्व पटल पर भी पानी को लेकर पूरा दृश्य बहुत भयावह था। रोज ग्लेशियर पिघलने की खबरें आती। अफ्रीका में पानी की कमी के करुण दृश्य दूरदर्शन पर दिखाए जाते। तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा, ऐसा तो अक्सर कहा जाने लगा था। जिस गंगा नदी के बिना भारत की संस्कृति की कल्पना भी असंभव है, उसके भी अगले 15-20 साल में सूख जाने की भविष्यवाणियां की जाने लगी थी। 2 साल पहले महाराष्ट्र में पड़े भयंकर सूखे ने उन्हें हिला दिया था। कभी वे अपने दोस्तों के साथ उस इलाके में जाकर आए थे। गन्ने की लहलहाती फसल ने उनको मोहित कर दिया था। कई दिनों तक उस इलाके की चर्चा वे करते रहे थे। जब टीवी में उन्होंने उस धरती में सूखे की पड़ी दरारें देखी, तो वे दरारें मानो वहां से उठकर उनके हृदय पर चिपक गई। पानी के लिए भटकते लोगों की भीड़ रोज ही टीवी पर दिख जाती। बड़े बड़े शहरों तक में पानी के लिए तरसते लोग खबरों का हिस्सा बनते रहते। ऐसी खबरें उन्हें असहज कर देती। वे अपने आसपास हो रहे पानी की बर्बादी को लेकर भी बहुत क्षुब्ध रहा करते थे। जब से नलों के जरिए पानी पीने का घर तक पहुंचने लगा था, तब से पानी की कद्र घट गई थी। गांव के आधे से ज्यादा घर ऐसे थे जहां नलों पर टूटियां नहीं लगी थी। जब तक पानी की आपूर्ति जारी रहती, नल चलते रहते। जरूरत का पानी भर जाने के बाद गलियां पानी और कीचड़ से लबालब होने लगती। उन्हें यह देखकर बहुत गुस्सा आता। वे लोगों से कुछ कहते तो लड़ाई हो जाती और गालियां खाकर वे मायूस वापस लौट आते। एक बार तो उन्होंने कई ऐसे घरों में जहां पानी की बर्बादी ज्यादा थी, अपनी जेब से पैसा खर्च कर टूटियां लगवा दी। घरों के मालिकों ने कहा तो कुछ नहीं, पर मुस्कुराते रहे। अगले ही दिन उन्होंने देखा कि उन घरों के पानी का गलियों में बहना बदस्तूर जारी है। असल में घरों के बच्चे टूटियां बेचकर कुल्फियां खा गए थे। उन्होंने अपना माथा पीट लिया। साथ ही लोगों का यह ताना भी सुना, तुमने पानी का ठेका ले लिया क्या? पानी सरकार देती है, तुम्हारे घर से नहीं आता। उन्हें आश्चर्य होता है कि लोग कुछ समझते क्यों नहीं हैं। उन्हें अपने और अपने बच्चे के भविष्य की चिंता क्यों नहीं है। जिले के जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल अच्छा था, वहां किसान जमीन से पानी का अंधाधुंध दोहन करते धान बो रहे थे। सरकार द्वारा जिले के अधिकांश हिस्से को डार्क जोन घोषित किया जा चुका था। हर बार सरकार द्वारा धान न बोने की अपील जारी की जाती, पर लोगों पर कोई असर ही नहीं होता। हर किसान कहता कि जब पानी खत्म होगा तो देखा जाएगा, जो होगा
सबके साथ होगा, हम अकेले तो नहीं मरेंगे। लोगों की भविष्य को लेकर इतनी निश्चिंतता उन्हें बहुत डराती, विचलित करती। उन्हें सरकार पर भी गुस्सा आता। उनका स्पष्ट मानना था कि अगर सरकार ग्वार और बाजरे जैसी जिंसों का अच्छा भाव दे और धान के भाव घटा दे तो किसान धान बोएंगे ही नहीं। वे अक्सर पानी के बिना दुनिया की कल्पना करते, लोगों को बताते, पर कोई असर न देखकर मायूस हो जाते। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि वे पानी के सबसे गहरे दोस्त हैं। पानी के लिए उनकी तड़प परमात्मा के लिए तड़पती आत्मा जैसी है। आप जानते हैं, टीवी पर प्रसारित होने वाले समाचारों में उन्हें सबसे अच्छा समाचार कौन से लगते थे? पर्याप्त बारिश की भविष्यवाणी का समाचार उन्हें बहुत सुकून देता था, और तब तो वे आनंद से नाच उठते जब उद्घोषक कहता, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावना है। हमारे गांव में बारिश तभी होती थी जब राजस्थान के इस हिस्से में बारिश होती थी। बेशक हमारा गांव भौगोलिक रूप से हरियाणा का हिस्सा था। शायद 2016 में उनके घर जाने पर उनकी पत्नी ने उनकी शिकायत करते हुए तथा उन्हें समझाने की अपील करते हुए मुझे एक किस्सा सुनाया था। एक शाम वे घर लौटे और घोषणा की कि पानी खत्म हो गया है। बस अब दुनिया भी खत्म होने वाली है। पत्नी ने सोचा, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। उसने इनके माथे पर हाथ रखा, फिर हाथ पकड़कर घड़ों के पास ले गई। सारे घड़े भरे हुए थे, पानी की डिग्गी भी लबालब भरी थी। उनकी पत्नी ने कहा, भाई साहब इन्हें समझाओ, पानी खत्म नहीं होने जा रहा। ये तो पानी के इस्तेमाल को लेकर इतने कंजूस हो गए हैं, ये पानी बचाकर दुनिया भर से पानी की कमी दूर कर देंगे क्या? अब देखिए ना, किसी के गिलास में अगर एक घूंट पानी पीने से बच जाए तो लड़ना शुरू कर देंगे, कहेंगे जितनी जरूरत थी उतना ही पानी क्यों नहीं लिया? भला यह भी कोई बात हुई? दरअसल पानी उनके वजूद का हिस्सा बन चुका था। उनकी दुआओं में बस पानी की दुआ होती, उनकी कल्पनाओं में बस पानी की कल्पना होती, उनकी प्रार्थनाओं में बस पर्याप्त बारिश की प्रार्थना होती रहती। पिछली बार जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने एक सपने के बारे में बताया था जो वे 3-4 बार देख चुके थे। उन्होंने बताया, मैं सपने में देखता हूँ कि मैं रेगिस्तान में भटक रहा हूँ। मैं प्रयास से छटपटा रहा हूँ पर कहीं पानी नहीं मिल रहा है। मेरे पीछे पीछे गांव के और लोग भटक रहे हैं, सबके सब प्यासे, रेत को खोदकर पानी को तलाशते और बेहाल होकर गिरते लोग। अचानक मैं अपने पोते और पोती की चीखती पुकार सुनता हूँ, बाबा बाबा। मैं उनकी ओर दौड़ता हूँ और एक कंटीली झाड़ी में उलझकर गिर जाता हूँ। नींद खुलती है तो मैं कांप रहा होता हूँ, कंठ सूख रहा होता है। घड़े से 2-3 गिलास पानी पी जाता हूँ, फिर भी घंटों तक सामान्य नहीं हो पाता। जसवंत सिंह जी लगातार सिर्फ चिंतित ही नहीं रहते थे, वे समस्याओं पर सोचते भी और समाधान भी निकालते तथा उपायुक्तों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों को पत्र भी लिखते। सन 1980 में उन्होंने प्रधानमंत्री को पहली चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद तो हर प्रधानमंत्री और हर मुख्यमंत्री को उन्होंने कई चिट्ठियां लिखी। उपायुक्तों को पत्र लिखने का सिलसिला उन्होंने 2003 में शुरू किया। वक्त जरूरत कुछ बातें कभी कभार बेशक जुड़ती रहती हो, पर आमतौर पर उनके पत्र का मजमून एक सा ही रहता। उपायुक्तों को लिखे पत्रों में वे इन 4 बिंदुओं को उठाते थे। गांवों में भी शहरों की तरह पानी के मीटर लगाए जाएं। पानी मुफ्त में दिए जाने से पानी का दुरुपयोग होता है। शहर के सर्विस स्टेशनों के मालिकों को पानी को रिसाइकल करके उपयोग करने का आदेश दिया जाए। ऐसा ना करने वालों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। जल की आपूर्ति का समय घटाया जाए। टैंकर माफिया को पानी की चोरी करवाने वाले अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्रियों को लिखे जाने वाले पत्रों में वे मुख्यतः इन मुद्दों को शामिल करते थे। जिले के सभी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बराबर पानी दिया जाए। प्रदेश के जिन क्षेत्रों में पानी के बिना उग जाने वाले पेड़ पौधे जैसे आक, तुम्बा, भाखड़ी, खेजरी, कीकर, कंडेरी आदि की बहुतायत है, उन क्षेत्रों में इनकी उपज को बेचने के लिए मंडियों से बनाई जाए और शोध केंद्र खोले जाएं, क्योंकि इन पेड़ पौधों की उच्चतम औषधीय गुणवत्ता असंदिग्ध है। भूमिगत जल निरंतर कम हो रहा है, इसलिए कुछ सालों तक धान बोने पर प्रतिबंध लगाया जाए। बाजरा और ग्वार जैसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए इन फसलों के दाम बढ़ाए जाएं। प्रधानमंत्रियों को लिखे जाने वाले पत्र जरा बड़े होते थे तथा उनमें उठाए जाने वाले मुद्दे भी ज्यादा व्यापक होते थे।
जल को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए तथा जनसंख्या, क्षेत्रफल, इलाके में होने वाली बारिश की मात्रा, जरूरत, भूमिगत जल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में समान बंटवारा किया जाए। राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई जाए। जमीन का सर्वेक्षण करने के बाद निर्देश जारी किए जाएं कि कहाँ कौन सी फसल बोई जाएगी। जब तक एक भूमिगत जल का स्तर संतोषजनक नहीं हो जाता, अधिक पानी पीने वाली फसलों की बुआई पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसे बीजों पर प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाए जो पानी में बेहतर उपज दे सके। बारिश का पानी सहेजने की व्यापक व्यवस्था की जाए। तुरंत प्रभाव से ऐसे प्रबंध किए जाए कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का पानी कुछ ही समय में सूखाग्रस्त क्षेत्रों की तरफ मोड़ा जा सके। इससे बाढ़ तथा सूखे दोनों से छुटकारा संभव हो जाएगा। उद्योगों के लिए उपजाऊ जमीन की बजाय बंजर जमीन आवंटित की जाए। इन प्रमुख मुद्दों के अलावा वे समय समय पर तात्कालिक समस्याओं को भी अपने पत्रों में शामिल करते रहते थे। 2016 में प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने एक मजेदार बात लिखी थी। उन्होंने लिखा था, पंजाब अपनी नदियों का पानी हरियाणा को इस आधार पर देने से इनकार कर रहा है कि उसके पास अपनी जरूरतों के लिए ही पर्याप्त पानी नहीं है। क्या यह उचित है कि एक राज्य तो अपनी सारी जमीन में धान बोने के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए संकल्प ले और उसी राज्य से निकलकर बना दूसरा राज्य पीने के पानी को भी तरसता रहे? आप सोचिए, ना तो कोई नदी पंजाब से निकलती है और ना ही पंजाब में खत्म होती है। फिर वह नदियों का मालिक कैसे हुआ? यह तो ऐसा ही है कि मैं अपने घर के सामने से निकलने वाली सड़क पर अपना मालिकाना हक मानकर कब्जा कर लूं। 2017 में लिखे एक पत्र में उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की पुरजोर मांग की थी। मैंने अगस्त 2017 के आखिरी में उनके पत्रों की फाइल देखी थी। अब तक लिखे गए सारे पत्रों की प्रतियां तरतीब से लगी थी। पिछले 2.5-3 सालों में उन्हें गुर्दे के संक्रमण की समस्या हुई। डॉक्टरों की सलाह थी कि उन्हें हर वक्त पेशाब की थैली लगानी चाहिए, पर ऐसी कल्पना से भी उन्हें शर्म महसूस होती थी। जाहिर है इस सलाह पर उन्होंने अमल नहीं किया। उनका घर से निकलना कम हो गया था, पर खेत में वे सुबह शाम नियमित रूप से जाते थे। मैं गांव पहुंचकर उनके परिवार से मिल चुका हूं। उनकी देह को पोस्टमार्टम के लिए मृत्यु के कुछ समय बाद भेज दिया गया था। लोग दरी पर बैठे इधर उधर खड़े बातें करते हुए इंतजार करते रहे। उनके अंतिम संस्कार का कोई इंतजाम नहीं किया गया था क्योंकि वे बहुत पहले ही अपनी देह को शोध के लिए दान करने का संकल्प पत्र भर चुके थे। शाम करीब 5 बजे उनकी देह को मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना कर दिया गया। मैं पिछले 4 दिन से गांव में ही था। बहुत सारे लोग उनकी आत्महत्या के कारणों के बारे में कयास लगाते। कुछ तो इतने विश्वास के साथ कारण बताते जैसे अंतिम क्षणों में उन्होंने इन्हें ही सब कुछ बताया हो। सुसाइड नोट में इतना भर लिखा था, मैं अपनी मर्जी से इस नश्वर संसार को छोड़ रहा हूँ। किसी का दोष नहीं है। मेरी मौत का मातम मनाने की कोई जरूरत नहीं है। बिना कोई पाखंड किए मेरी देह शोध के लिए भेज देना। उनकी आत्महत्या के मुख्यतः 3 कारण सुनने में आ रहे थे। बेटे ने सारी जमीन अपने नाम करवा ली थी, जिससे वे अपने को असहाय समझने लगे थे। बेटा अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए शहर में बसना चाहता था और इसके लिए उन पर दबाव बना रहा था, जबकि वे गांव छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। इसी कारण से वे भारी मानसिक तनाव में थे। वे अपनी बीमारी से तंग थे और अक्सर कहा करते थे कि बीमार आदमी की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। दूर की कौड़ी लाने तथा कहानियां बनाने में माहिर लोग तो यहाँ तक दावे करते थे कि बेटे ने उनकी पिटाई की है। ऐसा उन्होंने या तो स्वयं देखा था या किसी बहुत विश्वसनीय व्यक्ति ने। जितने मुंह उतनी बातें। कारण कोई भी रहा हो, उनका चले जाना कड़वी सच्चाई थी। मैं चाहता था कि उनकी पत्रों की फाइल से तथ्य लेकर इस दिशा में कुछ काम किया जाए। मीडिया में काम कर रहे मेरे कुछ दोस्त मददगार हो सकते थे। मैंने उनके परिवार से उनका काम आगे बढ़ाने का उद्देश्य से फाइल मांगी। उनके बेटे ने वह फाइल मुझे लाकर दे दी। इस समय वह फाइल मेरे सामने है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या अगस्त 2017 के बाद इस समय तक लिखे पत्र मैं पहले ही पढ़ चुका था भी कोई पत्र लिखा गया है। यह पत्र दिसंबर 2017 का है, मुख्यमंत्री के नाम लिखा है। इस बार कपास की अच्छी भली फसल से जाने कैसी हवा निकली कि सारे गांव
की ही फसल नष्ट हो गई। तहसीलदार को शिकायत कर दी गई थी, पर अभी तक गिरदावरी नहीं हुई। कृपया जल्दी से जल्दी गिरदावरी के आदेश देकर मुआवजा दिलाने का कष्ट करें। इसके बाद जनवरी 2018 का पत्र है, प्रधानमंत्री के नाम लिखा है। आप अगर वास्तव में किसानों का भला चाहते हैं तो फसल बीमा योजना का काम किसी सरकारी बीमा कंपनी को सौंपें। उद्योगपति हर काम मुनाफे के लिए करता है और कृषि बीमा मुनाफे का सौदा नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी ऐसी शर्तें जोड़ दी गई हैं कि किसानों को बीमे का लाभ न मिल सके। यहाँ तक कि सारी शर्तों के पूरा होने के बावजूद बीमा किसान को नहीं मिल पाता। इसके बाद एक और पत्र है, मार्च 2018 का, प्रधानमंत्री के ही नाम लिखा है। आपको अपने दोस्त इजराइल के प्रधानमंत्री से समुद्र से नदी निकालने की तकनीक मांगनी चाहिए। बहुत जल्दी भारत को इसकी जरूरत होगी। वैसे अब तक तो यह काम आरंभ कर दिया जाना चाहिए था। अब सिर्फ एक पन्ना बचा है। मैं इस पन्ने पर आता हूँ। सबसे पहले उनकी लिखाई मेरा ध्यान खींचती है। अब तक किसी भी पत्र में इतनी खूबसूरत लिखाई मैंने कभी नहीं देखी थी। तारीख पर ध्यान जाते ही मैं कांप जाता हूँ। 30 अप्रैल 2018, यानी उनके जीवन का अंतिम क्षण। उस दिन 8 बजे तक वे आत्महत्या कर चुके थे। कोई अपने मरने से पहले इतने धैर्य के साथ इतनी खूबसूरत लिखाई में पत्र कैसे लिख सकता है? यह पत्र अपने मूल रूप में था, प्रति के रूप में नहीं, यानी इसे पोस्ट नहीं किया गया था। मैंने अपने आप को संभाला और पत्र पढ़ना शुरू कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज के बाद मैं पत्र लिखकर आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं जान गया हूं कि जनता की आकांक्षाओं और सत्ता की प्राथमिकताओं के बीच धरती और आसमान का फासला होता है, जिसे कभी पाटा नहीं जा सकता। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें थीं, पर लगता है हम आदिम युग से लौट गए हैं, जहां किसी तरह अपने को बचाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रह गई है। एक बात का संतोष जरूर है, मैं उस वक्त दुनिया से विदा ले रहा हूँ जब पीने के लिए पानी अभी बचा हुआ है। धन्यवाद। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो, यदि इस कहानी ने आपको ज़रा भी प्रभावित किया हो, तो इस कहानी को अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।